हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज शिवम सिंह और हम लोग काम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन पे। और प्रैक्टिस सेशन में अभी तक हमारे 38 वीडियोज़ आ चुके हैं और 38 वीडियोज़ में हम लोगों ने 3400 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, और 3400 क्वेश्चंस में इतने सारे सब्जेक्ट कवर अप हो चुके हैं: टर्बो मशीनरी, मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस, पावर प्लांट प्रोडक्शन एंड थर्मोडायनेमिक्स। और प्रेजेंट टाइम हीट ट्रांसफर रनिंग में है। दो यार, कहीं भी अगर बोलने जाना HMT निकल जाता है बार हमारे मुंह से, लेकिन कहीं भी अगर कोई पूछता है अगर हीट ट्रांसफर के बारे में, HT बोला करो या हीट ट्रांसफर, हीट एंड मास ट्रांसफर मत बोलना कभी भी जाकर कहीं, नहीं तो वहाँ फंस जाओगे लंबा। स्पेशली अगर आप बार के इंटरव्यू में जा रहे हो या इसरो के इंटरव्यू में जा रहे हो तो वहाँ तो बहुत ध्यान देना। मास तो आना नहीं चाहिए क्योंकि मास हम लोग पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो और जो ये वीडियो जो प्रैक्टिस सेशन है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ESC एग्जाम हो, UPSC AE का हो, SSC JEE का हो, PSU का, कोई भी एग्जाम हो, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? रीजन एक ही है, क्योंकि इनका जो प्रीवियस ईयर है बहुत नीट एंड क्लीन है, इसमें बहुत कम ही एरर है। और आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर उठा लोगे तो हर जगह आपको एरर मिलेगी ही मिलेगी। ओके, तो इसलिए इनका एकदम नीट है, तो इसी से आप तैयारी करते हैं। ठीक है, और ये बेस्ट बेस्ट अवेलेबल है यार। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हीट एंड ट्रांसफर। पहला वीडियो आ चुका है कल कंडक्शन के बारे में, और आज जो वीडियो जाएगा वो अनस्टडी स्टेडी हीट ट्रांसफर के बारे में एंड फिन। दो चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, या फिर अलग अलग कर दूंगा वीडियो में। अगर थियोरेटिकल पर्सन ज़्यादा हो गया किसी में तो वीडियोज़ अलग अलग कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, अनस्टडी स्टेट कंडक्शन का। देखो, ये जो क्वेश्चन है वो है मैचिंग कराना है हमें। तो सबसे ईजीएस्ट आपको क्या दिख रहा है जो हम पढ़ चुके हैं? क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन ऑफ वायर। तो सबसे पहले आप ये पकड़ लो, तो C का 2 हो जाएगा। C का 2 होते ही ये दोनों ऑप्शन चले गए। अब बचता क्या हमारा? A का ऑटोमेटिकली सेट हो गया। ओके, देन हम जाएंगे बायोट नंबर ऑफ स्फेयर के बारे में। तो बायोट नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? HLC/K। और LC हमारा क्या होता है फॉर द स्फेयर, या फिर किसी किसी के लिए भी V/A। ओके, तो V/A, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4 पाई r²। सॉल्व करने पे ये आपका आ रहा है R/3। ठीक है, वही हमने R/3 यहाँ पुटअप कर दिया था, HR/3। HR/3 के आंसर आ गया हमारा C। ठीक है, B का 3 हो गया तो D का ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। 4 3 2 1, तो A ऑप्शन करेक्ट हो गया। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड।
देखो जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि कोई स्टील बॉल थी, सॉलिड कॉपर बॉल है, 500 ग्राम की बॉल है, ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है वह 530 है, और इसको हमने किसी वाटर वाटर में डाल दिया, उसका टेम्परेचर 30 था, हमने उसमें डाला 10 सेकंड में 530 से 430 आ गया। ओके, यही बताया। तो इससे हम ये लिख सकते हैं टी माइनस टी नॉट टी इन्फिनिटी एम्बिएट का टेम्परेचर मतलब वाटर का टेम्परेचर है, इक्वल टू ई टू पावर माइनस एच ए अपॉन रो सी पी डी वी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो इन्होंने 10 सेकंड में बोला हुआ, इसको हम के मान लेते हैं, जो ये पूरा पूरा टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट अपोजिट मिल लिया है के, इसको 10 मान लेते हैं, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 4/5 यहाँ पर आ जाएगा। और इन्होंने बोला कि 10 सेकंड बाद, मतलब 10 सेकंड के 10 सेकंड बाद, मतलब 20 सेकंड बाद कितना टेम्परेचर हो जाएगा। तो बेसिकली हम वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे, जो ई टू पावर माइनस 20 की वैल्यू है, इसका स्क्वायर करके इसका मतलब 16/25 आ जाएगा, इसकी वैल्यू ई टू पावर माइनस 20 की वैल्यू। देन फिर वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे और यहाँ सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने में 350 आंसर आएगा, ठीक है। सी हो गया दूसरे का। एंड थर्ड नंबर ट्राई कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि टाइम कांस्टेंट ऑफ द थर्मोकपल इन टाइम कांस्टेंट ऑफ थर्मोकपल इन द टाइम टेकन टू अटेन। इसका क्या मतलब है यार? टाइम कांस्टेंट ऑफ थर्मोकपल इज द टाइम टेकन टू अटेन। हाँ, तो इसका मतलब ये है ना कि जो टाइम कांस्टेंट हमारा होता है, टाइम कांस्टेंट बेसिकली होता है रो सी वी अपॉन एच ए। ओके, तो इतने टाइम में जो हमारी बॉडी है, जो हमारा सिस्टम रहेगा, वो 63.2, जो मैंने निकाला है 36 ना, 63.2% जो डिफरेंस था उसको हटा देगा। इसका मतलब समझ रहे हो आप? जैसे मान लो कोई चीज़ लाइन यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, इसे पहले यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो ये उतने टाइम कॉन्स्टेंट टाइम पीरियड में वो 63% अपना काम कवर अप कर लेगा, 63%, और 36%, 6.8% को छोड़ेगा, मतलब यहाँ तक वो पहुँच चुका है। इसका मतलब यही कहना चाह रहे हैं बेसिकली। ओके, तो ये मैंने यहाँ प्रूव भी कर दिया। देखो जब टी की वैल्यू टाइम कॉन्स्टेंट बराबर हम पुटअप करते हैं, तो यहाँ पे ये इक्वेशन बनेगी थीटा इक्वल टू थीटा नॉट अपॉन ई, और सॉल्व करने पाएगा थीटा इक्वल टू 0.36 थीटा नॉट, मतलब इतना बस बचा हुआ है, और 63.2% कवर अप हो चुका है। ओके, देन हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर ट्राई कीजिए, फोर्थ। देखो जो थर्मोकपल होता है थर्मोवेल में, उसमें टेम्परेचर को बेस्ट एक्यूरेट मेजर करने के लिए जो उसको बनाया जाता है, वो बनाते हैं हम स्टील से,
ठीक है, उसको हम बनाते हैं बाय स्टील। इसका रीजन भी होता है, लेकिन काफ़ी लंबा रीजन पड़ जाएगा समझाने में। ओके, देन फिफ्थ नंबर करिए। ये बात बोले सही है, मतलब इससे कंफ्यूज मत होना, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि कॉपर का बनाएंगे हम, इसमें कंफ्यूज। देखो इसे मैच कराना है, ये सिंपल क्वेश्चन है। जो फिन के बारे में आपने पढ़ा होगा, एच यू आई के एम की वैल्यू होती है ना, एच यू आई के। देन हीट एक्सचेंजर यू ए बाई सी मिनिमम एन टी यू निकालने के लिए। देन ट्रांजिएंट कंडक्शन एच एल सी वाई की बायोट नंबर निकालने के लिए। ये सिंपल क्वेश्चन है काफ़ी, तो इसका आंसर 3142 हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर इसका। आंसर हम इसका लेते हैं ए सी सी ए बी, सही है। ठीक है, ट्राई क्वेश्चन नंबर 6। देखो मेनली मेन जो कन्फ्यूज़न होता है इसमें, इसका मतलब क्या होता है, एसिम्प्टोटिक मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसके अबाउट टू टेंजेंट है, मतलब किसको ये छूना छूना चाह रहा है कि छू नहीं पा रहा है। जैसे कि ये ग्राफ हमारा बनता है कूलिंग वाला, ऐसे ही बनता है कूलिंग का ग्राफ ना, मतलब इस टेम्परेचर से चलेगा, इस टेम्परेचर टाइम, और ये अचीव करना चाहेगा ये वाला टेम्परेचर नीचे वाला, लेकिन अचीव कर नहीं पाएगा, बहुत टाइम इन्फिनिटी तक चला जाएगा ऐसे ऐसे करके। ओके, मतलब इसके टेंजेंट लगभग होने वाला है, इसी को बोलते हैं हम एसिम्प्टोटिक। हाँ, ओके, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया इसने, तो इसको हम एसिम्प्टोटिक नहीं बोलेंगे। यहाँ ये टच नहीं कर पा रहा है, मतलब इट इज़ ट्राइंग टू टच इट, तो इसे हम कहेंगे एसिम्प्टोटिक। यही होता है, मतलब इतना मुझे भी आइडिया नहीं था इसके बारे में, हल्का सा मैंने देखा है नेट पे। ठीक है, तो जो कूलिंग वाला ग्राफ होता है वो टाइम एक्सिस के लिए ऐसे होता है, टाइम एक्सिस के लिए। तो एसिम्प्टोटिक टू टाइम एक्सिस। एक्सपोनेंशियल होता है तो पता ही होगा, एक्सपोनेंशियल होता है तो पता होगा ना आपको, टी माइनस टी नॉट इजकल टू टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी इजकल टू ई टू द पावर माइनस ई आ रहा है ना, तो एक्सपोनेंशियल होगा ये। देन 6 का बी आंसर। 7 ट्राई कीजिए। दो, जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसमें लंप्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम की बात की गई है, तो इसे बोला गया है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट विद इन द सिस्टम इज नेग्लिजिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर ग्रेडियंट नेग्लिजिबल है, इसका मतलब कि पूरे बॉडी में टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, मतलब सेम टेम्परेचर पूरी बॉडी में है। ठीक है, ये कब पॉसिबल होगा, जबकि हीट इनफाइनाइट रेट से ट्रांसफर हो रही हो, मतलब बहुत तेज़ी से, जिससे कि टेम्परेचर डिफरेंस आ ही ना पा रहा हो। ओके, तो इसका मतलब कि इसमें रेजिस्टेंस जो है बहुत ही कम है, थर्मल रेजिस्टेंस इन द बॉडी। तो वही यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने कि इन द एनालिसिस ऑफ लम्प्ड कैपेसिटी सिस्टम द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम मटेरियल इज कंसिडर्ड वेरी हाई इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ सिस्टम। ओके, मतलब बहुत हाई कंडक्टिविटी है, इसका मतलब बहुत कम थर्मल रेजिस्टेंस है। 7 का ए हो जाएगा, 6 का बी, 7 का ए। ट्राई क्वेश्चन नंबर 8। देखो, जो हम पीछे भी लंप्ड के बारे में पढ़ा ना, लंप्ड वाला तब यूज़फुल होता है जबकि हमारा कंडक्टिव रेजिस्टेंस बहुत कम हो।
और कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस कंपेरेटिवली हाई हो। इसका मतलब बायोट नंबर जो होता है हमारा, बायोट नंबर HLC/K, ये क्या होता है मेनली, ये होता है आपका इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस अपॉन एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। ओके, ये होता है। तो अगर इसकी इसकी वैल्यू बहुत बहुत ही बहुत कम होनी चाहिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू, अंदर वाले की रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू लेस देन 0.1 होगी ना, तभी ये काम करेगा लंप्ड वाला। अगर इसकी वैल्यू मोर देन 0.1 हो गई या फिर ज़्यादा ट्रेंड करने लगी, तब लंप्ड वाला काम नहीं करेगा, वहाँ हमें हेजलर चार्ट यूज़ करना पड़ेगा। और हेजलर चार्ट से हम जो बॉडी हमारी है, जो हमारा सिस्टम है, उसमें कहीं का भी टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका इफेक्टिव कब हुआ, जबकि जबकि ये दोनों सिग्निफिकेंस हो गए, ये भी सिग्निफिकेंस, ये भी सिग्निफिकेंस, मतलब ये बहुत कम नहीं रह गया, इसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो देखो इसमें दो ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और डी ऑप्शन, दोनों ही करेक्ट है, लेकिन जो मोस्ट करेक्ट देखा जाएगा, सॉरी एक मिनट गलती हुई, देखो यहाँ, हाँ इसमें तो सी ऑप्शन जो है, इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस इज लार्ज एंड थर्मल एंड द कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस इज स्मॉल, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, सी एंड डी दोनों, लेकिन जो मोस्ट करेक्ट है ये है कि दोनों की वैल्यू सिग्निफिकेंट हो जाए, दोनों ही सिग्निफिकेंस हो जाए। ऐसा ना हो कि थर्मल कंडक्टिव इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस कम हो, जिससे कि बायोट नंबर लेस देन 0.0 हो जाए, तब लंप लग जाएगा। हाइजलर के लिए यही चाहिए कि दोनों सिग्निफिकेंस हो जाए बस। तो आपका डी मोस्ट करेक्ट है। अब सी भी करेक्ट, लेकिन पार्शियल करेक्ट है, वो कंप्लीट करेक्ट नहीं है वो। ओके, और जो 9th नंबर क्वेश्चन है वो रिपीटेशन है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो उसका आंसर मैं दे रहा हूँ, बी है। अब ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 10। देखो यहाँ पे कि लम्प्ड कैपेसिटी एनालिसिस ऑफ अनस्टडी हीट कंडक्शन एज्यूम्स अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट द सॉलिड बॉडी। ओके, ये बोला गया कि मतलब लम्प्ड वाले में कि पूरे बॉडी में थ्रू आउट कांस्टेंट टेम्परेचर है। ये थोड़ा पीछे डिस्कस किया ही था कि होता ही है। ठीक है, लम्प्ड वाले में उसकी कंडीशंस क्या होती है कि जो बायोट नंबर है लेस देन 1 होना चाहिए। बायोट नंबर होता क्या है, इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस अपॉन एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब कि L/K अपॉन 1/HA शुड बी लेस देन 0.1। ओके, इसका रेशियो, तो दोनों ही सही है बेसिकली। इन्होंने जो बोला है, अगला जो स्टेटमेंट है, द सरफेस कन्वेक्शन रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस, मतलब कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो अपने आप लेस देन 0.1 हो जाएगा। ओके, तो दोनों ही सही आंसर, रीजन ये हो जाएगा 10th का। ट्राई क्वेश्चन नंबर 11th। देखो यहाँ बोला गया है कि डायमेंशनलेस टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाई डायमेंशनलेस टाइम, तो ये 4 नंबर में आता है। और इसका ये मुझे भी एकदम एग्जैक्ट रीजन का नैप नहीं बताया क्या रीजन होगा, लेकिन यही आंसर है इसका, क्योंकि इसी में टाइम आता है कांस्टेंट में। डायमेंशनलेस डायमेंशनलेस टाइम, मतलब इसी को दिखा रहे हैं ये लोग। 4 को आंसर दिया है इन्होंने 11th का भी। ओके, इसी कोई डायमेंशन नहीं होती होंगी। ठीक है, लेकिन इसमें टाइम आ रहा है, इसी साइज को आंसर दे रहे हैं लोग, लेकिन इसका मुझे एग्जैक्ट रीजन नहीं पता क्या कहना चाह रहे हैं, हो सकता है ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो। 11th का बी हो गया। 12th नंबर ट्राई कीजिए।
तो यार ये जो क्वेश्चन है बार बार कर चुके हैं हम लोग। ये भी ये है कि नेग्लिजिबल टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब कि अनस्टडी स्टेट हीट कंडक्शन है, और नेग्लिजिबल टेम्परेचर ग्रेडियंट है। तो टाइम टेम्परेचर वेरिएशन कर्व के बारे में बात की गई है। तो सिंपल वो एक्सपोनेंशियल होता है, आपको पता ही है। तो आपको ये भी पता है कि एक्सपोनेंशियल होता है विथ एसिम्प्टोटिक टू टाइम। पीछे हम कर चुके हैं वाला क्वेश्चन ना, 12th का डी हो जाएगा। 13 नंबर ट्राई कीजिए। देखो यहाँ पे बात की है फॉर क्विक रिस्पॉन्स ऑफ थर्मोकपल। अगर क्विक रिस्पॉन्स करना है तो आपको जल्दी से जल्दी वो टेम्परेचर गेन करना पड़ेगा, और जल्दी से जल्दी वो टेम्परेचर गेन करना है तो जो टाइम कांस्टेंट है आपका रो सी वी अपॉन एच ए, इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। जो मैंने अभी बताया था पीछे कि इतने टाइम में ये 63.2% डिफरेंस को रिकवर कर लेगा। इसका मतलब जितना टाइम वो ज़्यादा होगा उतना स्लो होगा सिस्टम, और जितना टाइम कम होगा उतना फास्ट सिस्टम होगा। समझे ना? मतलब कि रो सी वी अपॉन एच ए की वैल्यू उतनी कम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, तभी ये हाईली रिस्पॉन्सिव सिस्टम बन पाएगा। ओके, तो जब इसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए तो अब इस ऑप्शन से ढूंढ लो आप। वायर डायमीटर मस्ट बी लार्ज। तो देखो रो सी वी अपॉन एच ए है, तो थर्मो का स्फेयर है तो R/3 लिख सकते हैं इसके लिए, या फिर V/A। इसको छोड़ दो आप अगर ये नहीं जानते हो। तो V/A जो है, V/A है, ये कुछ डायमेंशन आएगा R या D में, ठीक है, रेडियस डायम में। तो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए? वायर डायमीटर कम, वायर डायमीटर लार्ज होना चाहिए, गलत है। स्मॉल होगा तो कम होगा। मटेरियल डेंसिटी शुड बी लार्ज, ये भी गलत है, कम होना चाहिए डेंसिटी। वायर मटेरियल स्पेसिफिक हीट मस्ट बी लार्ज, ये भी गलत है। स्पेसिफिक, ये तीनों चीज़ें कम होनी चाहिए तब ना कम टाइम होगा। और चौथा है वायर सरफेस हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट मस्ट बी लार्ज। हाँ, ये अगर ज़्यादा होगा तो टाइम अपने आप कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ना। तो डी आंसर 13 का। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ बात की गई, व्हेन इज द ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम कंसीडर्ड एज अ लंप कैपेसिटी प्रॉब्लम। तो यार काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है कि अगर अंदर जो बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस कम से कम होगा तो इसको हम लंप मान सकते हैं। मतलब कि जो डी ऑप्शन है, यहाँ तो जीरो कह दिया है इन्होंने, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल, ये होना चाहिए, ठीक है। ये मोस्ट एक्यूरेट है। 14th का डी। 15th ट्राई कीजिए। हाँ, ये आइडल केस में जीरो होगा, लेकिन आइडल केस की बात यहाँ नहीं हो रही है। आइडल केस में जीरो कह सकते हो आप, लेकिन कोई होता आइडल केस कभी होती है नहीं। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है द टेम्परेचर वेरिएशन इन द लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस इज एक्सपोनेंशियल विद टाइम। ये तो आपको पता ही होगा, कई बार कर चुके हो। दूसरा, इन सिचुएशंस इन्वॉल्विंग साइमल्टेनियस हीट एंड मास ट्रांसफर, रेशियो ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर टू कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर वेरीज विथ लेवाइस नंबर L की पावर 1/3। तो ये गलत है, L की पावर 2/3 होता है आंसर है, L की पावर 2/3। ओके, तो आपका आंसर है ये गलत हो जाएगा, एंड ऑप्शन होगा ओनली वन, सी। 15 का सी। 16 नंबर ट्राई कीजिए।
तो जो अगला है कि टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम्स। ओके, तो ये सही है कि अगर हीट ट्रांसफर कराना है आपको तो टेम्परेचर डिफरेंस होना ही होना चाहिए वहाँ पे। दूसरी चीज़, हीट ट्रांसफर टू अ सिस्टम इनएविटेबली इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। इनका मतलब है कि अगर आप हीट ट्रांसफर किसी बॉडी में कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाए ही बढ़ाए, ठीक है। हो सकता है वर्क में चला जाए पूरा एनर्जी, या फिर फेज चेंज चला, जैसे आप फेज चेंज होता है तो कहाँ कहाँ टेम्परेचर बढ़ता है, डोम के अंदर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है ना, ये गलत है। तो 16 का सी आंसर है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो छोटा है काफ़ी। अगला अगला जो टॉपिक है वो है अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन। एंड थैंक यू फॉर टुडे प्रैक्टिसिंग विथ मी, एंड प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस प्रैक्टिस सेशन। और जितने यार लोग यार प्रैक्टिस करेंगे ना उतने एरर निकल के आएंगे। देखो आपने अभी ऑब्जर्व किया होगा, एक दो क्वेश्चन में एरर निकल के आए हैं अभी। पिछला वो था क्वेश्चन था प्योर सबस्टेंस का, जिसमें कि TS डायग्राम और PU डायग्राम में दिक्कतें हुई थी, किसका स्लोप ज़्यादा किसका कम होता है। तो जो आया ना एरर सामने, बुक में गलत दिया हुआ था, तो मैंने कई और जगह से वेरीफाई किया, फाइनली हमने एरर सॉर्ट आउट किया उसमें। ओके, यही फ़ायदा है प्रैक्टिस सेशन का। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।